नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को भी एक्सपर्ट कमेटी ने दी हरी झंडी। दोनों वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी का इंतजार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में तैयार हो रहे हैं कोरोना वैक्सीन के 4 टीके। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तैयारियों का लिया जायजा। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा, आज के स्टार्टअप्स बनेंगे भविष्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ जिंदगियां संभालना भी है मैनेजमेंट का मतलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर चुने गए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के 13 देशों में हुए सर्वे में 75% लोगों ने जताया नेतृत्व पर भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भारतीयों के लिए गर्व की बात। और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम ने ली करवट। राजधानी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण ठंड से राहत और बारिश का जताया अनुमान। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विषय विशेषज्ञ समिति ने कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक के स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के भी सीमित आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की है। अब इसे अंतिम रूप मंजूरी के लिए भारत की दवा नियामक संस्था DCGI के पास भेजा गया है, जो कि जल्द ही आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद की कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन के 3 चरण के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल की अनुमति दी गई है। देश में 4 कंपनियां कोवैक्सीन विकसित करने के काम में सबसे आगे हैं। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को। फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। तो पूरी व्यवस्था देश भर में, उसका कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उसके ड्राई रन की व्यवस्था, आज पूरे देश भर में ड्राई रन हो रहा है। और केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना बनाई है। इसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके बाद 27 करोड़ बुजुर्गों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। धीरे धीरे देश की बाकी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाया है। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो प्लेटफॉर्म कोविन डेवलप किया है, जो ऐप है, वो पूरी वैक्सीन को स्टोरेज के साइट से लेकर और डिलीवरी साइट तक उसको ट्रेस करता है, उसके टेम्परेचर को ट्रेस करता है। यानी वो एक तरह से हमें हर समय लाइव जानकारी पूरी देता है। फिर पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो हैं उनका पूरा डाटा उसके ऊपर अपलोडेड है। उस बेनिफिशरी को किस दिन, किस स्थान पर, किस समय वैक्सीन लगनी है, वो जानकारी
उसके माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस व्यक्ति को मिलती है। वैक्सीन मिलने के बाद वो सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पर एंटर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बाद बेनिफिशरी को मिलेगा। भारत में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख के ऐलान से पहले ड्राई रन के जरिए देश भर में प्रक्रियाओं को परखा गया। दिल्ली में पूर्वाभ्यास का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। देश भर में करीब 116 जिलों में 259 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन हुआ। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के दौरान टीकाकरण के लिए लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर बाकी प्रक्रियाओं को परखा गया। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां और प्रशिक्षण कराया है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स, उनको ट्रेन किया गया है। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। सभी राज्यों में होने वाले ड्राई रन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक हुआ। राज्य सरकारों के मंत्रियों और अधिकारियों ने भी अपने राज्य में टीकाकरण के ड्राई रन की तैयारियों को परखा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया है। दिल्ली के अंदर जो ड्राई रन कोरोना वैक्सीन का किया जा रहा है उसका मुआयना करने आया हूँ। तैयारियां पूरी दिल्ली में कर ली गई हैं और वैक्सीन के लिए हमने लगभग टोटल 1000 सेंटर तैयार करेंगे। रजिस्ट्रेशन इत्यादि ये सब में भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी ट्रायल रन के माध्यम से जानकारी लग जा रही है। कहाँ पर बॉटलनेक बन सकते हैं, इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद में जो लोग बैठेंगे उनकी भी व्यवस्था, चले मत जाए जल्दी, थोड़ा एक वही पॉइंट दिख रहा है जहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो लग रहा है कि व्यवस्था अपनी जगह पे है। ड्राई रन से मतलब है कि बिना वैक्सीन लगाए उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना जो टीकाकरण के लिए होनी है। ड्राई रन के जरिए प्रक्रिया की जांच की जाती है कि पूरी प्रक्रिया में कोई खामी न रहे। इससे पहले 4 राज्यों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा चुका है। देश में जल्द ही कोविड की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर आज ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन के आधार पर ही तय होगा कि देश में वास्तविक टीकाकरण अभियान कैसे हो। हालांकि देश के स्वास्थ्य महकमे को पोलियो से लेकर बड़े बड़े टीकाकरण अभियान का अनुभव है। बावजूद इसके आज का ड्राई रन तय करेगा कि जो वास्तविक टीकाकरण अभियान कोविड-19 का है वो कैसे चले। कैमरामैन राज ठाकुर और सहयोगी आलोक के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली। भारत में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 2.50 लाख तक पहुंच चुके हैं। ये कुल मामलों का सिर्फ 2.43% है। भारत में 99 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो विश्व में सर्वाधिक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या है। रिकवरी दर की बात करें तो रिकवरी दर भी बढ़कर 96.12% तक पहुंच गया है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले काफी दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में अधिक मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। शुक्रवार को कुल 19,079 नए सक्रिय मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 22,926 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बीते शुक्रवार को कुल सक्रिय मामलों में 4,071 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,50,183 रह गई है। देश में मौजूदा सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.43% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 99,06,000 को पार कर गई है। रिकवरी दर भी बढ़कर 96.12% तक पहुंच गई है, जो कि दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे बेहतर है। पिछले 7 दिनों से रोजाना
300 से कम मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 224 रही। कोविड की वजह से अब तक 1,49,218 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 39 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। शुक्रवार को 8,29,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के स्टार्टअप्स ही कल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उन्होंने कहा, प्रबंधन का वास्तविक काम केवल संस्थानों का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सुधार करना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओडिशा के संबलपुर में IIM स्थायी परिसर की आधारशिला रखते हुए उम्मीद जताई कि ये संस्थान ओडिशा को प्रबंधन की दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आमतौर की भाषा में टियर 2, टियर 3 सिटीज कहते हैं। आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संरचना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में प्रबंधन विशेषज्ञ अहम भूमिका निभा सकते हैं। IIM के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि संबलपुर और उसके आसपास का इलाका अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, कोल, लाइमस्टोन से लेकर गोल्ड, जेमस्टोन, डायमंड, यहां की प्राकृतिक संपदा को अनेक गुना बढ़ाते हैं। देश के इन नेचुरल एसेट्स को बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे ये पूरे क्षेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है। प्रधानमंत्री ने छात्रों से लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए नए इनोवेशन समाधान सुझाने की भी अपील की। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। इन चैलेंजेस को भी आपको समझना होगा। अब जैसे एडिटिव प्रिंटिंग या तो 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। जब जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में तकनीक और टीम वर्क की भावना से देश ने 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए उस पर रिसर्च होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी
और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चला गया। इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया, इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है। समारोह में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी भी शामिल हुए। संबलपुर का ये ऐसा पहला संस्थान है जिसमें अत्याधुनिक क्लासरूम हैं और मूलभूत अवधारणाओं को डिजिटल तरीके से सिखाया जाता है। ये संस्थान लड़के लड़कियों में समानता की दृष्टि से भी दूसरे भारतीय प्रबंधन संस्थानों से आगे है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। अमेरिका की फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री को विश्व के बड़े राजनेताओं में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और सबसे पहला पायदान मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करने वाली अमेरिका की एक कंपनी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता 55% के साथ काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता हैं और देश के विकास को लेकर उनकी एक निश्चित सोच है। सभी प्रमुख देश इसमें थे, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मन, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। 2 नंबर पर मेक्सिको के अध्यक्ष है मैनुअल ओब्रेडोर, उनको 29 अप्रूवल रेटिंग है उनका, और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के है 27 है। यानी एक तरह से पहले और दूसरे में लगभग आधे का अंतर है। तो ये जो है मोदी जी की लोकप्रियता, और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेरिकी डेटा फर्म द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति रेटिंग विश्व के नेताओं में शीर्ष पर होने संबंधी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व को दर्शाता है और हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निर्विवाद रूप से न सिर्फ सभी भौगोलिक क्षेत्रों बल्कि जनसांख्यिकीय समूहों में बढ़ी है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के चलते उनके वैश्विक स्वीकृति भी उन्हें मिली है। चुनौतियों से भरे इस समय में प्रधानमंत्री सभी वैश्विक नेताओं में शीर्ष पर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बतौर सीडीएस 1 साल पूरे कर लिए हैं। आज उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन से सटे सैन्य अड्डों का दौरा किया। इस दौरान जनरल रावत ने प्रभावी निगरानी बनाए रखने और संचालन की तत्परता को बढ़ाने के लिए सैनिकों द्वारा अपनाए गए उपायों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान जिस कठिन परिस्थितियों में रहते हैं और सीमा की हिफाजत करते हैं, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय सैनिक ही ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में
सतर्क रह सकते हैं। जनरल रावत ने यह भी कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को उनके कर्तव्य पालन के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वे इसके लिए अडिग हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह नहीं रहे। 86 वर्षीय बूटा सिंह का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। बूटा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बूटा सिंह के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि बूटा सिंह के निधन से देश ने लंबे समय तक सेवा करने वाले एक ऐसे सांसद को खोया है जिनके पास गहन प्रशासनिक अनुभव था। राष्ट्रपति ने कहा कि इस शोषित और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए बूटा सिंह मसीहा थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बूटा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि वे एक योग्य प्रशासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे एक अनुभवी प्रशासक होने के साथ साथ गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए एक प्रभावी आवाज थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसद बूटा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि वे समाज के वंचित, अभावग्रस्त वर्ग की सशक्त आवाज थे। देश के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी बूटा सिंह के निधन पर दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। बूटा सिंह को पिछले साल ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली स्थित एम्स में एडमिट कराया गया था। वे बीते अक्टूबर महीने से कोमा में थे। बूटा सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अलग अलग सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभाली। इसके साथ ही वो बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बारिश हुई। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भीषण ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है क्लाउडी वेदर और रेन रहेगा, लेकिन जो 3, 4, 5 है, 3 नाइट 4, 5 दिल्ली में पीक रहेगा वो, और ओले भी गिरेगा। वो जो हम जो एरिया दिए हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जो प्लेन और तराई इलाका है, इसमें लंबा दिन एक्टिविटी रहेगा। 4 दिन रहेगा, 2, 3, 4, 5 तारीख को, और 4, 5 या 3 नाइट ऑनवर्ड 5 तारीख पीक रहेगा, और 4, 5 को अच्छा खासा बारिश होगा। और हिल्स का अगर बात करें तो हिल्स का जो पीक है वो 4, 5 को है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ऐसे भी तो रेन स्नो रहेगा, लेकिन हैवी रेन जो है 4, 5 को दिए हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। ज़्यादा एक्टिविटी रहेगा जम्मू कश्मीर में। और 2021 के आगाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है अभी तो सूरज उगा है। आइए आपको ये कविता सुनाते हैं। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने
अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।